जो मैं हूं वरुण सर और आप देख रहे हैं वरुण पटेल कोचिंग क्लासेस को। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ओके, सो केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। इसको हम अगर केयरफुली एग्जामिन करें, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट और ईच रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट? क्या ये जो इक्वेशन है ये हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है? नहीं। ओके, no information has been given in this equation about their physical states. Okay, to make a chemical equation more informative, अब हम chemical equation को more informative कैसे बना सकते हैं? Okay, the physical states of reactants and products are mentioned along their chemical फॉर्मूला। हमें अगर इंफॉर्मेटिव और बनाना है तो हमें उसके इसके साथ एफ के आगे हमें उसका फिजिकल स्टेट भी बताना है, उसका सिंबल बता देना। अब देखिए कैसे करेंगे। The gaseous, liquids and aqueous and solid states of reaction are produced are represented as by the notation G, L, AQ and S। अगर गैस है, गैस उसका अगर फिजिकल स्टेट है तो जी से कर देना है, ऐसे आपको ब्रैकेट में करना है, ठीक है। स्मॉल जी, लिक्विड है तो स्मॉल एल और ब्रैकेट में कर देना है। एक्वस है तो ए क्यू और सॉलिड है तो एस रिस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस ए क्यू इज रिटन इन द इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज द सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, सो इसमें क्या है कि अगर आप देखिए एक्वस आपके लिए नया है, आप सॉलिड गैस लिक्विड तो जानते हैं, लेकिन एक्वस क्या, एक्वस वो है कि जब कोई सब्सटेंस जो है या फिर जब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। मतलब देखिए वो जो है वो सॉलिड में भी रह सकता है और लिक्विड में भी रह सकता है, मतलब वो सॉलिड में रह सकता है। मान लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक्वस ले रखा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस भले ही है, लेकिन यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में अवेलेबल है, जब वो घुरी हुई है सॉल्यूशन में अवेलेबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या है, तब उसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जा सकता है। क्यों? लेकिन तभी वो गैस है, वो गैसेस स्टेट में है लेकिन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वो एक्वस स्टेट में पाई जाती है, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जब वो एक चीज़ सॉल्यूशन में पाई जाए लेकिन वो सॉल्यूशन में पाई जाए, ठीक है ना, और लेकिन वो सॉलिड में पाई जा सकती है, गैसेस में पाई जा सकती है, ठीक है ना। अब इसी गैसेस में पाई जा सकती है और सॉलिड में तो पाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड CO2 नहीं देखी आपने, ड्राई आइस जिसे कहते हैं, अगर वो इन तीनों में से कोई एक भी में पाई जा सकती है तो वो, मतलब जैसे गैस है तो उसको आप एक्वस मीडियम में अगर आप सॉल्यूशन कर दें, उसको सॉल्यूशन बना दें, सॉल्यूशन बना दें तो वो एक्वस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप और देखते हैं, हम समझते हैं इसे। The balanced 1.9 equation becomes, तो ये देखिए एफ हमने सॉलिड लिया। अब यहाँ पे H2 वाटर जो है हमने गैस के लिया है, गैस लिया है, लिक्विड नहीं। अब यार वाटर तो लिक्विड की फॉर्म में रहता है, गैस कैसे हो गया? अब देखिए यहाँ पर नोट दैट लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो सॉलिड है क्योंकि रिएक्शन के बाद सॉलिड बनेगा, सॉल्ट है ना तो सॉलिड बनेगा ना, और ये H2 गैस है तो वो गैस से भाप बढ़ के उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है नोट दैट सिंबल G यहाँ पर है इज यूज इन H2 वाटर टू इंडिकेट दैट इन रिएक्शन इन वाटर, इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इसका मतलब है कि जो वाटर है वो स्टीम के मतलब देखिए वाटर का जो क्या है, वाटर के जो बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना, वो स्टीम के फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है, तो इसमें हमने स्टीम को फॉर्म में लिया है, ओके, वाटर को। तो ये इसके देखिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना रही है इसको, ओके।
तो physical states are not included in the chemical reaction unless it is necessary to specify. If you usually जो physical states हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे specify करें chemical इक्वेशन में, मतलब उसको इंक्लूड करें जैसे इसमें किया गया, लेकिन जब आपको कहा जाए तब आपको करना होगा. ओके. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation. For example, अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि कभी कभी जो रिएक्शन की कंडीशन है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो उसको भी हम जो एरो की, जो यहाँ पर एरो होता है ना हर इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन मतलब एरो होता ही है, तो एरो में उसके हम ऊपर नीचे बता देते हैं. ओके. अब देखिए टेम्परेचर और प्रेशर तो पता ही है आपको, लेकिन कैटलिस्ट आपके लिए नया वर्ड है. कैटलिस्ट अब क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है आप कह सकते हैं जिसको हम एक केमिकल रिएक्शन को हम उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर सकें या तो धीमा कर सकें. अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन को होने में 3 मिनट का समय लग रहा है, तो वो उसे फास्ट कर सिर्फ 1 मिनट में ही कर देगा. तो ये होता है कैटलिस्ट का काम, और उसे धीम भी कर सकता है कैटलिस्ट. मतलब अगर मान लीजिए किसी को 2 मिनट लग रहा है तो वो उसे बढ़ाकर 3 मिनट भी कर देगा. ठीक है ना. अब कैटलिस्ट लेके याद रखिए, कैटलिस्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्ट में. मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर Fe आयरन का इस्तेमाल किया जो कि कैटलिस्ट है. ओके. तो आयरन का इस्तेमाल किया जो कि कैटलिस्ट है, तो वो जो है वो जब प्रोडक्ट साइड में उसका कभी भी उसके वो रिएक्ट नहीं करेगा. वो सिर्फ उसका इतना ही काम है. जैसे मान लीजिए मैं आपको एक अगले लेक्चर में मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा. ठीक है ना. आज आपको लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. ठीक है ना. वो भी बहुत आसान, क्योंकि मैं थोड़ा हाई लेवल का एग्जांपल ले लूँगा तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा ना. सो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँगा इसको अगले लेक्चर में. सो आपको कैटलिस्ट, लेकिन इतना याद रखिए कैटलिस्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब इन्वॉल्व नहीं होते केमिकल इक्वेशन में, और इन्वॉल्व नहीं होते केमिकल इक्वेशन में. लेकिन हाँ, वो से उनका क्या काम होता है कि केमिकल इक्वेशन को वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दें और या फिर धीम कर दें. वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्ट को बनाने में. ओके. ठीक है ना. अगर मान लीजिए CO, अभी यहाँ पर अब एग्जांपल देखिए. अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं, वो 340 ATM. 340 ATM का मतलब है वो प्रेशर, एक प्रेशर होती है एटॉमिक प्रेशर. इसे एटॉमिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है. ठीक है ना. एटॉमिक प्रेशर. तो ये 340 एटॉमिक प्रेशर के लगाया जाए और इनको रिएक्ट करवाया जाए, तो क्या बनाता है ये CH3OH. ये क्या होता है CH3OH? ये होता है मेंथो ऑक्साइड या फिर मेंथोक्सी ग्रुप से होता है ये. ओके. इसको कहते हैं मेंथो ऑक्साइड CH3OH. ठीक है. फिर देखिए ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. देखिए यहाँ पर 6 ये बैलेंस करके दिया है आपको. ये सब बैलेंस, जब भी आपको कहा गया कि इसे बैलेंस करना ही पड़ेगा. ठीक है ना. बैलेंस करके दिया ही इसमें आपको. अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको कहा है कि इसका इक्वेशन लिखिए आप. ठीक है ना. मान लीजिए इसमें कहा है कि इसका आपको इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है. बस इतना ही करना है आपको. मान लीजिए वो 1-2 नंबर का दिया हो, तो ये मत भूलिएगा कि आप सोच लीजिए कि मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आपको
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का आपको इस फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या कहा जाएगा, इसका आपको केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट, इस स्टेटमेंट को आपको केमिकल इक्वेशन को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये मत भूलिएगा कि आप ऐसे लिख के आ जाइएगा, मतलब हाँ ये तो बैलेंस है ना, ये तो बैलेंस है, तो हमेशा आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 2 या 1 नंबर का आता है तो भी आप उसे बैलेंस करिएगा। हाँ अगर ऐसा कहता है कि अगर आपको बैलेंस किया है कि आप इसे बैलेंस कीजिए और ये चीज़ आपको सिर्फ 1 नंबर में दी गई, तब आप टेबल सिर्फ डायरेक्ट कर दीजिए, टेबल फॉर्म में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ डायरेक्ट कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हो गया, फिर आप टेबल फॉर्म में कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ओके सो ठीक है ना। तो ये जो है आप ऐसा ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है और वाटर भी रिलीज करता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है, ओके। और यहाँ पर जो ग्लूकोज भी है वो भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना। और जो CO2 है वो भी एक्वस फॉर्म में, तो ये आपको याद रखना है कि CO2 एक्वस फॉर्म में है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, और जो ग्लूकोज है वो एक्वस फॉर्म में है, और जो है ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में है, और H2O गैस भी एक्वस फॉर्म में है। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1 पॉइंट गिवन इन LDX6। आपको इसको बैलेंस करना है, कहाँ गया, इसको Mg प्लस O2 प्लस MgO, बस यहाँ आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर इसके आगे 2 लगा देना, इसके आगे 2 लगा देना, बस बैलेंस हो गया। ओके सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या फिर हम करेंगे इस क्वेश्चंस को, या फिर मैं देखता हूँ कि या तो इसको मैं पहले करवा दूँ या फिर मैं इसको चैप्टर ख़त्म होने के बाद करवा दूँगा। ओके मैं इस काम करूँगा, इसे चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही करवा दूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी डाउट सजेशन है तो बस आप मुझे कमेंट कीजिए, हो गया आपका काम। मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।